नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बाल मनोविज्ञान शिक्षण शास्त्र का टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाएंगे, एमसीक्यू करते जाएंगे और साथ ही उसका हम लोग विस्तृत व्याख्या करते जाएंगे। तो यह जो पार्ट है हम लोग का शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे एमसीक्यू, उसका साथ में भी विस्तृत व्याख्या भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इन्हें पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसे हम लोग को ऑप्शन में देख रहे हैं कि कौन सा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो अगर इस टाइप से हम लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है उनमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो ऑप्शन है उसमें जो निगेटिव शब्द है, निगेटिव वर्ड जो आता है, नकारात्मक शब्द, उसको पहले हम लोग अलग करते जाएंगे। तो देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो क्या बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं? क्या हो जाएगा, ये सही है। देखो दूसरा, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ये नकारात्मक शब्द यहाँ से आ गया, नहीं होता। बच्चे विद्यालय आने से पूर्व भी क्या होता है, उसमें पूर्व ज्ञान होता है। तीसरा ऑप्शन, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट देता है। क्या अधिगम प्रक्रिया बच्चों को कष्ट देता है? तो नहीं देता है। ये सभी कौन सा हो जाएगा? ये सभी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखो, बच्चे यथावत वही नहीं सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे क्या है, देखकर सीखते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, न कि यथावत जो पढ़ाया जाएगा उसी को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा हो जाएगा। नैतिकता के विकास या नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होगा? तो देखते हैं ऑप्शन। पहला, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। क्या नैतिकता की स्थापना करने के लिए केवल धार्मिक पुस्तक ही पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए? तो नहीं पढ़ाना है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखो क्या बोला गया है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। तीसरा, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। देखो, जहां पर मूल्यांकन करना आता है, याद कराना होता है, कंटेस्ट कराना होता है, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना है। देखो, उपदेश देना, व्याख्यान करना, ये सभी निगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये क्या हो जाएगा, उनके नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है, देखो, आजीविका कमाना। क्या शिक्षा का मतलब, शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है, पढ़ना एवं लिखना सीखना होता है, कि बौद्धिक विकास करना होता है? तो देखेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आजीविका कमाने के लिए तो होता है, यहाँ से पढ़ना और लिखना भी सीखते हैं। शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। बौद्धिक विकास उनका क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण उद्देश्य वही हो जाएगा कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो जाएगा, सभी तरह से उसमें विकास शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा हमारा है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा कथन सर्वोत्तम है इसमें। तो देखो पहला ऑप्शन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। इनमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में जो नकारात्मक शब्द है या निगेटिव को जो दर्शा रहा है शब्द, उसको हम लोग अलग कर देंगे। तो देखिए पहला में, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो हाँ कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं नहीं होते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या एक जैसे होते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
पांचवा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत, क्या है? आधारभूत विज्ञान है। क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है? देखो यहाँ पर एक कथन बोला गया है कि आधारभूत विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, या इसी में एक और आ जाता है कि व्यवहार और अनुभव का विज्ञान, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान बोला जाएगा। तो देखिए जब भी कथन आएगा कि आधारभूत विज्ञान, यह कथन किसका है? या व्यवहार और अनुभव का विज्ञान का कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो देखो सबसे पहले जब मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता था? सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, आत्मा का अध्ययन किया जाता था। उसके बाद मन का अध्ययन किया जाता था, उसके बाद चेतना, उसके बाद क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन। पहला क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन, दूसरा मन का अध्ययन, तीसरा चेतना और लास्ट में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान में, तो आधुनिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? देखिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ये कौन सा वर्ष में है, कौन से वर्ष से माना जाता है इसकी उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं 1947, 1920, 1940 और 1900। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सन 1900 हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है, बार बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? देखो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, मुगल काल में, बौद्ध काल में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उपनयन, उपनयन का अर्थ क्या होता है बताएंगे? उपनयन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है देख लेंगे। उपनयन, उपनयन में देखो उप का अर्थ होता है पास या निकट, नयन, नयन का अर्थ क्या होता है? ले जाना। क्या होता है नयन का अर्थ? ले जाना। तो उपनयन का अर्थ क्या होता है? निकट ले जाना या पास ले जाना। इसमें क्या किया जाता है? जो शिष्य होता है उसको गुरु के पास वेद पढ़ने के लिए ले जाते हैं। क्या करने के लिए ले जाते हैं? वेद पढ़ने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है? फिर शिष्य का वेद पढ़ने के लिए ले जाते हैं, फिर क्या किया जाता है? जो छात्र होता है उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। तो यह जो काल है यह शिक्षा काल किस काल में होता था? यह शिक्षा वैदिक काल में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? चलिए ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा नहीं है। इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में निगेटिव ऑर्डर को पहले लेते हैं। तो निगेटिव ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? इसमें नहीं है बोला गया है। तो इनमें से ऑप्शन में जो निगेटिव ऑर्डर को दर्शा रहा है निगेटिव है, कौन सा हो जाएगा? मानव व्यवहार का अध्ययन है। क्या मानव व्यवहार का अध्ययन है? सही हो जाएगा। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, मानसिक क्रिया होती है इसमें, यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
सीखने के तरीकों का अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है? सीखने के तरीकों को अध्ययन, सीखने के तरीकों का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, संचार का अध्ययन, संचार के माध्यमों का अध्ययन। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में संचार के माध्यमों का अध्ययन नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। परिवार एक साधन है, चलिए बताएंगे परिवार एक साधन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक तो होता है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। तो परिवार, परिवार कौन से में एजुकेशन में आ जाएगा, फॉर्मल कि इनफॉर्मल? यहां पर देखिए परिवार, यहां पर शब्द आया है परिवार। जब परिवार में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो किस टाइप से करते हैं? देखो, परिवार में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके लिए निश्चित समय की आवश्यकता नहीं होता है। सबसे पहला, निश्चित समय का आवश्यकता नहीं होता है। दूसरा, संपर्क के माध्यम से सीखते हैं हम लोग। इसके माध्यम से, संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। और क्या हो जाएगा? तीसरा, दैनिक क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तीसरा किसके द्वारा सीखते हैं? दैनिक क्रियाओं के द्वारा। तो ये सभी कौन सी एजुकेशन के अंतर्गत हो जाएगा? इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार कौन सा साधन हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताएंगे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन देख के बताएंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना चाहिए, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, चौथा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। तो देखेंगे इनमें से निगेटिव ऑर्डर जो है पहले उसको हटा देंगे। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का, पहला ऑप्शन यहीं से कट हो जाएगा, व्यावसायिक कुशलता का विकास नहीं करना होता है। दूसरा, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता के लिए तैयार करना। ठीक है, शिक्षा क्या है? विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता लाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता तो लाना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तीसरा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। परीक्षा क्या है? निगेटिव ऑर्डर है। डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए, जब भी ऑप्शन में अगर आपको व्यवहारिक शब्द मिल जाता है, किसी भी ऑप्शन में अगर व्यवहारिक शब्द जो है मिल जाता है, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों को, जो विद्यार्थियों को क्या है? व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। देखो, जो मानव विकास है वह किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन देख के बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। मानव विकास बोला गया है, ठीक है, अभिभावक एवं अध्यापक का, ये तो गलत हो जाएगा। अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अगर यहीं पर मानव विकास किन दो कारकों का योगदान है बोलता, किन दोनों कारकों के योगदान का परिणाम है बोला जाता, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी ऑप्शन में दिया रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण, उस ऑप्शन को टिक लगा देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो निम्नलिखित में से
मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहां से देखेंगे मानव विकास का सिद्धांत नहीं है बोला गया है। निगेटिव वर्ड को ढूंढना है हमें ऑप्शन में, नहीं है बोला गया है। जब इक्वेशन में आपको ऐसा मिलता है नहीं है, सबसे पहले उसको ऑप्शन को कोड़ा लगा देंगे, फिर ऑप्शन में कौन सा निगेटिव वर्ड है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए पहला अनुक्रमिकता, सीक्वेंस क्रमबद्ध के रूप में रहता है। क्या मानव विकास क्रमबद्ध रूप से होता है? तो हाँ बिल्कुल सही, क्रमबद्ध रूप से होता है। दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक चलता है, सही। सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर चलता है। तीसरा प्रतिवर्ती, क्या विकास रिवर्सिबल होता है? बताएंगे क्या विकास रिवर्सिबल होता है? नहीं होता है। निरंतरता, क्या विकास कंटिन्यू होता है? कंटिन्यूटी होता है। निरंतरता विकास को क्या बोलते हैं? निरंतरता का सिद्धांत भी बोला जाता है। विकास, मानव विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसमें क्या बोला गया है? निगेटिव नहीं है बोला गया, तो कौन सा हो जाएगा? प्रतिवर्ती रिवर्सिबल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए देखें, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन समझने का प्रयास करने के लिए कौन सा क्षेत्र है इस उद्देश्य के साथ सही संबंध स्थापित करेगा? तो देखिए पहला शिक्षा समाजशास्त्र, क्या समाजशास्त्र के साथ संबंध स्थापित करेगा? तो नहीं करेगा। सामाजिक दर्शन क्या है? सोशल, सामाजिक दर्शन क्या इसके साथ संबंध स्थापित करेगा? तो नहीं। मीडिया मनोविज्ञान, क्या मीडिया मनोविज्ञान के द्वारा यह संबंध स्थापित कर सकता है कि बच्चों की जो क्षमता को समझना है, तो क्या मीडिया मनोविज्ञान के सहायता से हम लोग समझ सकते हैं? ये भी क्या हो जाएगा? मीडिया गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो विद्यार्थी छात्र है उसका क्या क्षमताओं को समझने का प्रयास कर सकता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से छात्र के क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता, देखो अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए एक से दो कथन पूछा जाता है एग्जाम में, यह कथन किसका है करके, तो बताएंगे शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? कौन से मनोविज्ञान क्या हो जाएगा ये? कमेंट करेंगे। चलिए जी ठीक, कौन सा जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कथन क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य की आंतरिक शक्ति को क्या करना है? स्वामी विवेकानंद का कथन क्या है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मनुष्य के आंतरिक शक्तियों को क्या करना है? बाहर निकालना है, और उनका क्या करना है? पूर्ण विकास करना है। आंतरिक शक्ति को आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना और उनका पूर्ण विकास करना है। निकालना और उनका पूर्ण विकास करना, कथन किसका हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कथन क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य के आंतरिक शक्तियों को क्या करना है? बाहर निकालना है और उनका
पूर्ण विकास करना है। चलिए अगला क्वेश्चन 16, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है, देखेंगे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन देखेंगे, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। देखिए निगेटिव ऑर्डर ढूंढे यहां से, एक शिक्षक को हमेशा हमेशा केवल मात्र ही जहां पर आता है, क्या एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए? गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए, देखिए नहीं करनी चाहिए बोला गया है, यह भी गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, देखेंगे अप्रासंगिक निगेटिव है, यह प्रासंगिक होता तो सही हो जाता, क्या बोला गया है, अप्रासंगिक है, यह भी गलत हो जाएगा। लास्ट डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण है, क्या है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, अनुभव और प्रत्यक्षण ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन, सबसे पहले निगेटिव ऑर्डर को हटा दो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलिए देखेंगे, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, क्या संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है? नहीं होता है। दूसरा, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, क्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है? नहीं, क्या होता है, प्रभावित होते हैं, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा, विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, देखिए एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, एक ही निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं। अगला, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दक्षता के लिए सार्थक है, क्या चीज, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर है, मानव विकास है, बताएंगे मानव विकास क्या है? एक होता है कि वृद्धि होता है, एक विकास होता है, वृद्धि और विकास, बताएंगे विकास और वृद्धि क्या होता है? वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ता है, मतलब इसमें क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जबकि विकास में देखेंगे, विकास क्या होता है, विकास में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बढ़ता है, उसके साथ साथ क्या होता है, गुणों का भी विकास होता है, क्या होता है, गुणों के विकास के साथ साथ क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है, तो क्या हो जाएगी इसमें, मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या हो जाएगा, मात्रात्मक सही हो जाएगा, कुछ सीमा तक अपमाननीय गलत हो जाएगा, गुणात्मक ये भी सही हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताएंगे समायोजन, साम्यधारण, आत्मसात्करण, देंगे ये तीनों ऑप्शन को लेकर कई बार क्वेश्चन आया है, क्या क्या होता है पहले बताएंगे।
समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण, बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या क्या होता है। चलिए देखेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना। देखिए ये जो समायोजन होता है, क्या होता है समायोजन, इसमें जो पूर्व ज्ञान होता है और नया ज्ञान होता है, दोनों के बीच क्या करना होता है, पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान, नए ज्ञान में तालमेल बैठाना होता है। क्या होता है, तालमेल बैठाना होता है समायोजन का। साम्य धारण देखेंगे, साम्य धारण का पूर्व ज्ञान प्लस नए ज्ञान, इन दोनों के बीच क्या होता है, संतुलन। पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच संतुलन बैठाना है, संतुलन बनाना होता है। आत्मसात्करण, इसमें होता है पूर्व ज्ञान और प्लस नए ज्ञान को, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ना है। संगठन, चलिए बताएंगे संगठन का क्या होता है। संगठन का क्या अर्थ होता है, जो बौद्धिक सूचना होता है, बौद्धिक सूचना को किसमें कन्वर्ट करना होता है, बौद्धिक संरचना में। इसे बौद्धिक सूचना को बौद्धिक संरचना में परिवर्तन करना होता है। तो देखिए प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी और प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना कौन सा हो जाएगा, आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला नंबर है हमारा 20, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खालिस्तान करने की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन देखेंगे, निगेटिव ऑर्डर को हटाते चलेंगे। अन्य बालकों के साथ तुलना, जहां पर भी तुलना शब्द आता है वहीं से काट देना इसको, तुलना क्या है, निगेटिव ऑर्डर होता है। बच्चों को प्रेरित करना, मोटिवेशन करना, क्या सही है, बिल्कुल। बच्चे को डांटना है, क्या प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं है। बच्चों को नियंत्रण में रखना, देखिए बच्चों को नियंत्रण में रखना, नियम, ये सभी आता है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बच्चों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है। ऑप्शन दिया गया ए बी सी, ये डी है। ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे और जहां पर निगेटिव ऑर्डर मिलता है वहां से उसको काटते जाएंगे। तो देखेंगे एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यय स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। देखिए जहां पर भी परीक्षा वर्ड आता है वह क्या हो जाएगा, निगेटिव। दूसरा, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, जहां पर दंड शब्द आता है वहीं से उसको काट देना। तीसरा, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड आता है, निगेटिव वर्ड को काट देंगे। अगला, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेता है। बिल्कुल, क्या करता है, बच्चे अपने अधिगम कार्य को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन के रूप में, सहयोग के रूप में क्या करते हैं, शिक्षक से सहायता लेता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। देखिए असंबद्ध भाग को ढूंढना है हमें। क्या बोला गया है? ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। कौन से ऑप्शन में असंबद्ध है उसको बताना है हमें। देखिए जैसे ही हम लोग क्लास में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब पढ़ाते समय हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक से हटकर उसे जो संबंधित नहीं है उन टॉपिक को भी हम लोग सामने ले आते हैं। तो उस समय बच्चों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो जहां पर हम लोग असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करेंगे या असंबद्ध टॉपिक को बच्चों के सामने लाएंगे तो क्या उसके वो आसान बनाएगा? नहीं बनाएगा, बल्कि क्या कर देगा। अगर असंबद्ध टॉपिक को हम लोग बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों के क्या है, अधिगम कार्य को क्या बाधा उत्पन्न कर देता है, कठिन बना देता है। दूसरा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। जी बिल्कुल, क्या कर देगा? अगर हम लोग असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करते हैं, असंबद्ध भाग या पाठ को प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने, तो उसके अधिगम कार्य में क्या होता है, अवधारणा समझ को प्राप्त करने में उसको कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा भी देखते हैं, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा? नहीं, आसान नहीं बनाएगा। असंबद्ध बोला गया है यहाँ से, असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करते हैं तो। ऑप्शन डी, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। देखिए सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता था? आत्मा का, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। उसी को फिर से क्वेश्चन में पूछा गया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया। अभी जो वर्तमान में जो अध्ययन किया जाता है, व्यवहार में जो संजोए रखे हैं, ठीक है, वह कथन किसका है बताएंगे? व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन। यह कथन किसका है? कौन सा मनोवैज्ञानिक का है बताएंगे? देखिए जहां पर व्यवहार का अध्ययन आता है, जहां पर व्यवहार का अध्ययन आता है तो यहां से देख लेना, व से व्यवहार आएगा, व से ऊर्ध्वाधर। ठीक, देख लेंगे यहाँ से हम लोग व्यवहार का अध्ययन जब भी आता है तो व्यवहार में वह आता है, ऊर्ध्वाधर में वह से स्टार्ट होगा। यह कथन किसका है? ऊर्ध्वाधर का। किसका हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर का। कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक को प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। देखेंगे पूछा गया क्वेश्चन कई बार, वह विज्ञान कौन सा है जिसमें संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करते हैं। संख्या को क्या करते हैं हम लोग? संख्या को एकत्र करते हैं, उसके बाद उसको अलग अलग पार्ट में विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने के बाद उसको क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। विभाजित करने के बाद उसको तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद उसका व्याख्यान किया जाता है। तो किसमें किया जाता है या किससे संबंधित है? सांख्यिकी का, गणित का, ज्यामिति का, संभाव्यता का? बताएंगे। जहां पर संख्यात्मक आता है उसका तुलना करना है, अलग अलग करना है, विभाजित करना है, विभाजित करने के बाद तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद व्याख्यान करते हैं, तो किसमें आएगा? सांख्यिकी में। संख्या, यहां से याद रखेंगे संख्यात्मक में संख्या आता है, यहाँ पर सांख्यिकी में संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, देखो व्यक्तिनिष्ठ पूछा गया है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। चलिए बताएंगे। व्यक्तिनिष्ठ में अवलोकन तो नहीं होगा, प्रायोगिकरण एक्सपेरिमेंटेशन ये भी नहीं होगा। व्यक्तिनिष्ठ ऑप्शन अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन बताएंगे। अंतर्दर्शन में क्या होता है? अंतर्दर्शन में क्या होता है? खुद के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, खुद के व्यवहार का, खुद के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। और बहिर्दर्शन में क्या किया जाता है? दूसरे के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। कौन सा हो जाएगा? अंतर्दर्शन की बहिर्दर्शन? व्यक्तिनिष्ठ बोला गया है, तो व्यक्तिनिष्ठ में क्या किया जाता है? स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, क्या बोला गया देखेंगे यहां से। विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? बताएंगे। जो अधिगम प्रक्रिया होता है, अधिगम प्रक्रिया में जो विषय वस्तु होता है, तो विषय वस्तु कौन से जो कारक है उसके आसपास घूमते रहते हैं, ओतप्रोत घूमती है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताएंगे। मुख्य कारक क्या क्या हो जाएगा अधिगम के लिए? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव। विषय वस्तु क्या हो जाएगा कारक में? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, सही। अधिगम की परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? अधिगम की परिस्थितियां भी निर्भर करता है, अनुभव भी निर्भर करता है, परिस्थितियां भी निर्भर करता है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, देखो जो अधिगम का जो प्रोसेस होता है वो भी इस पर निर्भर करेगा। तो ए बी सी तीनों सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सभी विकल्प सही है। ज्यादातर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों में और ऑप्शन में दिया रहता है कि सभी विकल्प सही है, इस टाइप से क्वेश्चन में ज्यादातर जो आंसर होता है सभी विकल्प सही है, वही आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, देखो जो शिक्षा मनोविज्ञान है सबसे अधिक किस पर बल देता है? शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक किस पर बल देता है? शिक्षक पर बल देता है, पाठ्य पुस्तक पर बल देता है, विद्यार्थी पर बल देता है, किस पर बल देता है? बताएंगे। कौन सा हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। यहां से ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। दूसरा ये भी हो जाएगा, सी डी और ई। छात्र केंद्रित शिक्षा पर बिल्कुल सही, पाठ्यचर्या पर नहीं होता है, विद्यालय केंद्रित ये भी नहीं होता है। तीन ऑप्शन नहीं है तो ये भी ऑप्शन तो नहीं होगा। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है सबसे ज्यादा सबसे अधिक किस पर बल देता है? छात्र केंद्रित पर। जहां पर भी अगर छात्र केंद्रित दिखा वहां पर ऑप्शन को सही लगा देंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है ये भी, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश, मनोविज्ञान जो शाला है उत्तर प्रदेश कहां पर स्थित है? बताएंगे।
कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है मनोविज्ञान शाला? तो इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ज्ञान की संरचना के लिए, निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। सबसे पहले ऑप्शन में आपको जो निगेटिव ऑर्डर दिख रहा है उसको हटा देंगे। देखो, अनुबंधन, दंड, दंड देना, अनुबंधन के द्वारा सिखाना, दंडित करके सिखाना, ये सब क्या है? निगेटिव है। यंत्रवत याद करना, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। कौन सा हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण या अत्यंत आवश्यक कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है। नहीं है पूछा गया है, तो जो सही है उसको हटा देंगे, जो नहीं है निगेटिव ऑर्डर। इनमें से हमें क्या ढूंढना है? निगेटिव ऑर्डर को ढूंढना है। ऑप्शन में कौन सा निगेटिव ऑर्डर हो जाएगा? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन करना। क्या है? प्रोत्साहन करना। सही, इनमें से निगेटिव ऑर्डर ढूंढेंगे। ठीक है, प्रोत्साहन करना ये तो सही है। सामूहिक सहयोगिता ये भी सही है। वेधन और दोहराव ये क्या आ जाएगा? दोहराव, ये गलत है। डी, प्रयोगात्मक, ये भी सही है। तो इसमें यह पूछा गया है कि संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है हो जाएगा? वेधन और दोहराव। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ये जो सीडीपी है उसका हम लोग एमसीक्यू और प्लस उसका विस्तृत व्याख्या करते जाएंगे, इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।